अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू योर नैरेटिव प्रोड्यूस्ड बाय विजुअल जंगल। हमारा आज का पॉडकास्ट ख़वातीन के हवाले से अहमियत और दिलचस्पी का हामिल है। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो सियालकोट शहर में विमेन एम्पावरमेंट की अलंबरदार हैं, एक मेडिकल डॉक्टर हैं और इसके साथ साथ कैपिटल स्पोर्ट्स की डायरेक्टर भी हैं। आइए बात करते हैं विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स सियालकोट की प्रेसिडेंट डॉक्टर मरियम नोमान से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसे हैं आप? अच्छा डॉक्टर साहबा, अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के मतलब कुछ बताइए। इब्तदाई ऐसे कह रहे हैं जैसे पता नहीं मैं कितनी पुरानी हूँ। मैं ज़ाहिर सियालकोट में पैदा हुई और मेरी वालदा जापानीज़ हैं और वालिद बेसिकली वो माइग्रेट करके आए थे इंडिया से। अच्छा। जलंधर की उनकी पैदाइश है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो बेशतर वक्त जो है ना सियालकोट में गुजारा। एक सेल्फ मेड मैन थे और मैंने ख्वाजा ज़काउद्दीन मेरे वालिद थे। अच्छा। मेरी स्कूलिंग कॉन्वेंट ऑफ जीसस मेरी से हुई, फिर मैं जीसी विमेन यूनिवर्सिटी जो उस वक्त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज था उससे मैंने एफएससी की। फिर फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज से मेडिकल का किया, एमबीबीएस किया। शादी होगी उसके बाद आयरलैंड गए, वहाँ पे मैंने पीडियाट्रिक्स में काम किया और फिर वापस आई, कुछ अर्सा मेडिसिन प्रैक्टिस की, फिर बिज़नेस में आगे जो मेरी फैमिली बिजनेस कैपिटल स्पोर्ट्स। सही। और उसके बाद फिर चैम्बर ज्वाइन किया। पहले सियालकोट चैम्बर में एज अ विमेन रिसोर्स सेंटर में काम किया, उसकी चेयरपर्सन भी रही, फिर एग्जेक्टिव मेंबर बनी सियालकोट चैम्बर की, फिर अब इस वक्त विमेन चैम्बर की मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये जो विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से डिफरेंट है, अलहदा है, और ये कब इसको कायम किया गया? विमेन चैम्बर को भी बने 2 साल हुए हैं। अच्छा। और उससे पहले हम विमेन रिसोर्स सेंटर था सियालकोट चैम्बर में, अभी भी है। अच्छा। उसमें हमारी एक कमेटी थी, यानी ऐसे विमेन कमेटी हम काम करते थे। जब हमने शुरू किया काम 2005-6 की बात है, तब हम सिर्फ 6 ख़वातीन थी और फिर हमारी तादाद बढ़ती जब 100 के करीब पहुंची तो फिर बाय लॉ जो है ना गवर्नमेंट कहती है कि अगर किसी ट्रेड बॉडी में ख़वातीन जो है ना 100 से ऊपर हो जाती हैं तो फिर वो अपना चैम्बर के लिए एंटाइटल होती हैं। अच्छा। तो फिर हमने अप्लाई कर दिया। हमें 2 साल उसमें प्रोसेस में लगे और फिर जाके हमें 2021 में हमें लाइसेंस मिला। इस वक्त हमारे 120 के करीब मेंबर्स हैं और फिर हमारा ये विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना। अच्छा, ये कि सियालकोट की जो ख़वातीन है, जी, ये क्या ये दूसरे शहरों में भी मौजूद है पाकिस्तान के? सियालकोट की ख़वातीन? हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, विमेन चैम्बर और बिल्कुल दूसरे शहरों में भी है, बिल्कुल। अच्छा। सियालकोट के अलावा लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, पेशावर, क्वेटा, मर्दान, भावलपुर, मुल्तान, लिया, डेरा गाजी खान। अच्छा। हाँ जी, इन सब जगहों पे विमेन चैम्बर है। अच्छा, जिस तरह से सियालकोट का एक नाम है एक्सपोर्ट के हवाले से, जी, तो क्या सियालकोट की विमेन जो हैं वो भी एक्सपोर्ट में ही करती हैं? सियालकोट की जो विमेन चैम्बर, सियालकोट को ये मैं समझती हूँ इम्तियाज़ हासिल है कि ये वाहिद चैम्बर है पूरे पाकिस्तान में जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चैम्बर है। अच्छा। बाकी जितनी ख़वातीन चैम्बर्स हैं उसमें से कुछ ख़वातीन एक्सपोर्ट करती हैं, मेजॉरिटी जो है वो लोकल काम है। जैसे मुल्तान की ख़वातीनों का दस्तकारी का काम है या किसी का बुटीक्स का काम है या लोकल ज़्यादा है, लेकिन ये हमारा वाहिद चैम्बर ऐसे हैं जिसमें मेजॉरिटी जो है, बल्कि इस वक्त तो तकरीबन सारी जो हमारे मेंबर्स हैं वो एक्सपोर्ट में हैं और हम चाह रहे हैं कि हम लोकल जो ट्रेडिंग में हैं, जो लोकल बिजनेस उनको भी शामिल करें, हो भी रही हैं, लेकिन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो है ना वो चैम्बर वो सियालकोट विमेन चैम्बर ही है पूरे पाकिस्तान में। सही। अच्छा, तो आपने जैसे कि बताया कि आपकी वालदा वो जापानीज़ हैं जी, तो एक मल्टीकल्चरल फैमिली में ग्रो अप करना और ये तजर्बा ये कैसा आपको महसूस हुआ? जब आप छोटे होते हैं तब आपको नहीं पता चलता मल्टी कल्चरल हैं या क्या है, लेकिन अब जब आप बड़े होते हैं, समझदार होते हैं और आप अपना प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तब समझ में आती है कि ये बहुत एक प्लेजेंट और बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। अच्छा। क्योंकि 2 कल्चर्स, जब आप अपने पाकिस्तान से मैं जाती थी अपने ननिहाल तो एक डिफरेंट कल्चर था, डिफरेंट लोग थे, तो सीखने का बहुत मौका मिलता है आपको।
और एक कॉन्फिडेंस भी आप में पैदा होता है। और ये तो वही लोग ज़्यादा समझ सकते हैं जो मल्टी कल्चरल में, लेकिन बहरहाल इट्स अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। अच्छा, माशाल्लाह से आपकी उर्दू बहुत ज़बरदस्त है, तो क्या आपको जापानी ज़ुबान में भी कुछ महारत है? जापानी भी मुझे आती है लेकिन बहुत अच्छी नहीं आती है। मैंने तो खैर पढ़ा नहीं है, मेरी बहन जो है ना वो उसने वहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी तालीम हासिल की और वो पढ़ भी लेती है, लिख भी लेती है। मैं तो सिर्फ गुजारे लायक बोलती हूँ। अभी मेरा बेटा बल्कि गया हुआ पढ़ने के लिए। अच्छा, माशाल्लाह, जापान में? जापान, टोक्यो में। सही। तो कोई ऐसी यूनिक बात जो जापानी तहजीब से आपने सीखी और उसका आपकी ज़िंदगी पर कोई गहरा असर पड़ा हो? सबसे बड़ी बात है कि वो कमिटमेंट के बहुत पक्के होते हैं ना। जो चीज़ कमिट कर लेते हैं या तो वो करते नहीं है, और जब कर लेते हैं तो फिर उसको पूरा करते हैं। तो ये बहुत है। और मैं समझती हूँ कि और मेरी अम्मी जो है ना वो वक्त की पाबंद बहुत ज़्यादा है, हम उतने नहीं हैं, मतलब मैं समझती हूँ। लेकिन ये दो चीज़ें हैं उनकी, हार्ड वर्किंग, बहुत बहुत वेरी वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, वेरी वेरी कमिटेड, वेरी पोलाइट, मतलब इतने पोलाइट हैं कि उनकी वोकैबुलरी में सख्त अल्फाज ही नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब कि बहुत ही सॉफ्ट, यानी उनकी ज़ुबान जो है ना बहुत ही, उनमें सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा है। तो वो ये सारी जो है ना चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं। और मैं समझती हूँ कि मेरे अंदर उतना नहीं है जितना मेरी अम्मी में है, लेकिन ये है इम्पोर्टेंट चीज़ें उनमें। अच्छा, तो जैसा कि आप एक मेडिकल डॉक्टर भी हैं, तो मेडिसिन से बिजनेस की तरफ कैसे आना हुआ? हाँ जी, बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैंने तो बहुत शौक से मेडिसिन की थी, और हालांकि मेरे वालिद नहीं जाते थे, उन्होंने देखते थे कि बहुत सख्त पढ़ाई है। बल्कि मेरा फर्स्ट ईयर मुझे याद है जब मैं दाखिल हुई, और हर वीकेंड पे आना, रोते हुए जाना, इतनी सख्त पढ़ाई। और वो फिर अब होता है वो ह्यूमन बोन्स भी पढ़नी होती थी, वो पूरा थैला में स्केलेटन का असली हड्डियाँ होती थी। तो वो कहते थे क्या तुम्हें इतनी मुसीबत डाली हुई है, और पढ़ाई भी सख्त होती थी। लेकिन एक था कि नहीं, कुछ करना है, और मुझे ये जो हम कहते हैं ना कि इंसानियत की खिदमत करना है तो वाकई उस वक़्त ये जज्बा था बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता था कि पाकिस्तान में एक टीचिंग है और एक मेडिसिन है जो कि ख़वातीन के लिए एक ऑनरेबल काम है। ये तो है। और बाकी तो बिजनेस तो मुझे लगता था मर्दों का फील्ड है, ये हमारा नहीं है। लेकिन हुआ ये कि एक वक्त आया कि हमें विमेन वर्कफोर्स लेनी पड़ी 2012 में। और जब हमने पहली वर्कफोर्स ली तो उस वक्त मेरे हस्बैंड ने, डॉक्टर नुमान इदरीस, और मेरे वाले दोनों ने मुझे कहा कि भाई ये ख़वातीन है तो इनके साथ थोड़ा सा तुम इंटरेक्शन रखो और फैक्ट्री आओ और देखो, क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगी अगर एम्प्लॉयर जो है वो खातून हो, बजाय कि हम में से कोई जाए। तो मैं फिर उनके लिए मैं एंटर हुई। फिर होते होते फिर उन्हीं दिनों चेंबर में भी ख़वातीन सेल बना और एक्टिवेट हुआ, फिर मैं चेंबर में आ गई। तो बस इसी तरीके से फिर उसमें बिजनेस में भी चले गए। सही। तो ये बताइए कि विमेन एम्पावरमेंट की सोच जो आप लेके चल रही हैं, ये कैसे आपको इसका ख्याल आया? खैर विमेन एम्पावरमेंट तो अब एक फैशनेबल किस्म का वो लफ्ज़ बन गया है ना, एक क्लीशे बन गया है। लेकिन उस वक्त तो सिर्फ यही था कि चूंकि हम एक आधी पॉपुलेशन है, 52% ख़वातीन की पाकिस्तान में, और हमारे साथ हमारे बाद जिन मुल्कों ने इंडिपेंडेंस हासिल किया हमसे आगे निकल गए। मलेशिया हमसे आगे निकल गया, बांग्लादेश हमसे आगे, नेपाल है, श्रीलंका, ये सब पसमानदा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे। ऐसी बात है। तो और मुसलमान मुल्क भी थे, टर्की भी आपके सामने है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे दीन ने हमें मना किया है, बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि हमारे जो है ये वो इम्पॉसिबल चीज़ है। बात यह कि हमने इस पर तवज्जो नहीं दी और इस वजह से हम पीछे रह गए और हमारे से आगे निकल गए। तो बस यही दुख था कि भाई किस तरीके से ख़वातीन ज़्यादा से ज़्यादा वर्कफोर्स में आएँ ताकि उनके घर के हालात अच्छे हों, ताकि वो एक अर्निंग हैंड बने अपनी फैमिली में। तो चूंकि हमने अपने घर में यही देखा था कि अच्छा, एम्पावरमेंट जो होती है ना हमेशा घर से शुरू होती है। आपके और एम्पावर औरत को हमेशा मर्द ही करता है, जितना मर्जी आप सेमिनार्स कर लें। और अक्सर मैं जब सेमिनार पे जाती हूँ या किसी जगह, तो जैसे वो औरतें होती हैं ना, तो मुझे बहुत अफसोस होता है। मैं कहती हूँ इन औरतों के साथ मर्दों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मर्दों ने ही अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, उनको एम्पावर करना है। तो मैं समझती हूँ मुझे एम्पावर करने में मेरे हस्बैंड का, मेरे फादर का बड़ा रोल था। और इसी तरह ही मैं समझती हूँ जो ख़वातीन आगे जाती हैं उनके घर वाले ही उनको एम्पावर करते हैं। तो बेसिकली यही था कि उनकी लाइफ अच्छी हो, और इस वजह से बस हम इस तरफ आ गए।
सही है, वेरी गुड। अच्छा, विमेन विंग की जो प्रेसिडेंट है आप, इसकी हैसियत से आपका रोल क्या है इस विमेन चैम्बर? हाँ, विमेन विंग नहीं हम कहते हैं, हमें विमेन चैम्बर ही कहेंगे। हाँ, इसमें ये होता है कि हमारी जो खवातीन है ना, उनको वैसे तो हमें सियालकोट चैम्बर में भी कोई इशू नहीं था, और बल्कि सियालकोट चैम्बर की ही ताउन से, उनकी सपोर्ट से ही हम बने हैं। इस वक्त हम जिस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, ये सियालकोट चैम्बर की बिल्डिंग है, उन्होंने हमें फ्री में दी हुई, हालांकि वो लाखों रुपया इसका किराया ले सकते थे हमसे, लेकिन उन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये दी है। तो ये भी देखें, एम्पावरमेंट की मिसाल है। मैं समझती हूँ सियालकोट चैम्बर से बड़ा कोई इदारा है ही नहीं सियालकोट में जिसने खवातीन को एम्पावर किया। जिस तरह सियालकोट जो है वो इस मामले में हर चीज़ में आगे, मैं समझती हूँ खवातीन को एम्पावर करने में भी सियालकोट चैम्बर का बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसा है कि ये जो खवातीन थी, ये मर्दों के चैम्बर में आते हुए घबराती थी। अच्छा, कई इश्यूज होते थे जो वो नहीं आके डिस्कस करती थी, या उनको लगता था हम आएंगे तो इतने मर्द होंगे, इवन उनके घर के मर्द ही नहीं चाहते थे। अगर किसी ने फर्ज में बिजनेस शुरू किया और उन्होंने कोई काम आपसे डिस्कस करना है, वो उनके भाई, उनके शौहर, वो कहते हैं कोई जरूरत नहीं चैम्बर जाने की, वहाँ पे तो सारे मर्द ही हैं। अब एक कंफर्ट जोन है कि यहाँ पे सारी खवातीन है, ऑफिस बेयरर्स खवातीन है, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, और हम खवातीन के लिए ही काम करते हैं। तो एक कंफर्ट जोन डेफिनेटली आता है, और फिर लर्निंग का बहुत मौके हैं, बहुत ज़्यादा इस चैम्बर में। बिल्कुल, डेफिनेटली हम देखते हैं कि एक हेजिटेशन तो फिर भी होती है, चाहे जितने भी मर्द कोऑपरेटिव हों, लेकिन फिर भी वुमेन की बहुत ज़रूरत है ताकि वो अपनी बात को समझ सकें और अपनी कम्युनिटी में वो मतलब उनके मामलात को अच्छी तरह से समझ सकती हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए कि हमारे माशरे में जिस तरह से एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी, तो जैसे कि आपने कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट एक क्लीशेड एक लफ्ज़ है, लेकिन ये कि इसकी अभी भी अहमियत है। तो आप क्या समझती हैं, आपके हवाले से, अगर इसमें कामयाबी हासिल अगर हो सके, व्हाट वुड बी द सक्सेस? सक्सेस की बड़ी मजे की बात है ना कि हर किसी के लिए सक्सेस डिफरेंट है। विंस्टन चर्चिल कहता है कि सक्सेस मीन्स गोइंग फ्रॉम वन फेलियर टू अदर विदाउट लूजिंग एंथुसियाज्म। यानी आप एक नाकामी के बाद दूसरी नाकामी, दूसरी के बाद तीसरी नाकामी पर चलते जा रहे हैं और आपका एंथुसियाज्म कम नहीं हो रहा है, तो ये सक्सेस है। तो सक्सेस सबके लिए डिफरेंट है ना। कोई सिर्फ पैसा कमाने को सक्सेस समझते हैं, कोई जो है एक कईयों के लिए ये लाइक्स, जो 1000 लाइक्स एंड मिलियन फॉलोअर्स ये सक्सेस है। तो वो तो डिपेंड करता है ना। मैं समझती हूँ सक्सेस वो है कि जो ऐसा काम आप करें जिससे आपके दिल को सुकून आता है, आपकी सेटिस्फैक्शन, आप अंदर से सेटिस्फाइड होते हैं। और मेरे लिए तो ये होता है कि अगर आपका कोई भी काम लोगों के जिंदगी में कोई डिफरेंस क्रिएट करता है, तो मैं समझती हूँ वो सक्सेस है। जैसे एक डॉक्टर है, उसके पास कोई मरीज आता है और अगर उसकी इलाज से उसको आराम आ जाता है, वो बहुत बड़ा सक्सेस है। अब वो उसके लिए बेशक फीस भी देता है, या कई दफ़ा लोग बगैर फीस के भी लोग काम करते हैं, लेकिन वो जो एक सेटिस्फैक्शन जो होती है ना कि जो आपको मिलती है, तो वो सक्सेस है। तो ये सक्सेस है। अब आपके लिए है कि आपके गोल्स क्या हैं, वो डिपेंड करता है कि आप अपने क्या गोल्स रखते हैं, क्या एम्स रखते हैं, उसके लिए कितना काम करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये चीज़ है कि जो वुमेन है, यानी आप वुमेन को किस मुकाम पे देखना चाहती हैं? यानी आप क्या समझती हैं कि सियालकोट में जो खवातीन हैं वो क्या कर सकें, या किस तरह की एनेबिलिटी उन तक आ सके कि आप समझेंगे कि हाँ, ये अभी मकसद पूरा हो रहा है, नज़र आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। मुझे तो बहुत होप्स है। मैं कहती हूँ मुझे पूरे पाकिस्तान में अगर किसी शहर से उम्मीद है तो वो अपने सियालकोट से। आप यकीन करें, और ये मैं कराची के लोगों को भी कहती हूँ, मैं इस्लामाबाद, लाहौर के, मैं कहती हूँ हम लोगों ने इतना काम किया है सेल्फ हेल्प बेसिस पे। हमने सड़कें बनाई, हमने हॉस्पिटल्स बनाए, सियालकोट चैम्बर के प्लेटफॉर्म में कितना काम हुआ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर, जहां हमने इतना किया और हमारा नाम बना पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में तो है ही है, लेकिन पूरी दुनिया में सियालकोट चैम्बर का भी एक नाम है। उसी तरह मैं समझती हूँ कि सियालकोट की जो खवातीन है वो भी अपना नाम और अपना मकाम बना सकती हैं। बहुत मेहनती हैं, इतने फील। और इसका मुझे अंदाज़ा हुआ जब हमने पहला ही एग्जीबिशन किया, वी एग्जिबिट 2023। ये हमें मतलब हमने शुरू में ही हमने सोचा कि एग्जीबिशन करते हैं ताकि जिनको मौका नहीं मिला कभी अपने प्रोडक्ट्स हाईलाइट करने का, तो वो अपना करें। हमने सोचा था कि 20, 25, 30 ज़्यादा हो जाएंगी स्टॉल्स, वो होते होते 88 तक पहुँच गए, 88 एग्जिबिटर्स। और आखिर में हमें रिफ्यूज़ करना पड़ा
फिर और शहरों से भी खवातीन हमें अप्रोच किया। उस पर मुझे अंदाजा हुआ कि सियालकोट शहर में दुनिया का कोई काम नहीं है जो औरतें नहीं कर रही। अच्छा, माशाल्लाह। हम ये तो बना ही रहे हैं ना जो हम एक्सपोर्ट का काम है, लेकिन इसके अलावा आर्टिस्ट हैं, हमारी ज्वेलरी मेकिंग, रेजन आर्ट है, ये पौधों का काम है, लेदर का काम है, कपड़ों का तो है ही है बेशुमार। इतना काम, इतने डिफरेंट काम थे, फर्नीचर का, वुड, फिर फर्नीचर ही नहीं, वुड से और बहुत सारी चीजें बनती हैं। फिर लेदर जो चीजें जो होता है ना, जो वेस्ट होता है उनका वो बना के छोटे रग्स और कुशन्स और क्या क्या चीजें, बाय प्रोडक्ट्स उसके, इतने डिफरेंट किस्म की वो हमें टैलेंट हमारे सामने आया कि हम हैरान रह गए। हमें अंदाजा ही नहीं था कि इतना टैलेंट हमारे पास सियालकोट शहर में। अब ज़रूरत यह है कि ये सारी खवातीन आए, सामने आए। पहले तो अपने आप को रजिस्टर कराएं। मैं उस दिन भी मैंने सबको कहा, मैं जब तक आप अपने आप को एज अ कंपनी, एज अ फर्म रजिस्टर नहीं करते हैं, आपकी कोई, आप है ही नहीं, यू डोंट एग्जिस्ट। ठीक है ना, अपने आप को रजिस्टर कराएं, एनटीएन नंबर लें। एनटीएन नंबर का ये मतलब नहीं कि आपने लिया तो आपने अगले दिन ही टैक्स देना शुरू कर दिया। इससे भी लोग घबराते हैं। तो ये जब तक आप उसमें आएंगी नहीं, उसमें जब तक, तो आप उसमें स्टैटिस्टिक्स में तो आएंगी नहीं ना। बिल्कुल। फिर किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। मैं ये नहीं कहती कि आप विमेन चैम्बर को ही करें। अगर आप लेदर का काम कर रही हैं, आप लेदर एसोसिएशन को ज्वाइन कर लें। आप जूतों का काम कर रही हैं, आप फुटवेयर एसोसिएशन को ज्वाइन कर लें। आप सर्जिकल को कर रही हैं, आप सर्जिकल एसोसिएशन को। इतनी कौन सी एसोसिएशन है, कौन सी ट्रेड बॉडी नहीं है सियालकोट के अंदर? बिल्कुल, ये तो है। और इनको पता ही नहीं है, और इन बच्चियों को पता ही नहीं है। मतलब कि सर्जिकल एसोसिएशन के पास एक दफ़ा गए थे कुछ गवर्नमेंट से आई थी खवातीन। उन्होंने पूछा कि आपकी खवातीन मेंबर्स कितनी? उन्होंने मुझे खुद बताया जो उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा सर्जिकल एसोसिएशन के चेयरमैन साहब ने कि हमारी कोई खातून मेंबर नहीं, क्योंकि खवातीन सर्जिकल का काम नहीं करती। इस वक्त हमारी 10 मेंबर्स हैं जो किसी की अपनी फैक्ट्री भी है, कोई हाँ अपना काम कर, सर्जिकल का, वेटनरी इंस्ट्रूमेंट्स का, मैनिक्योर पेडिक्योर, मतलब 10 तो मैं शायद कम बोलूँ, ज़्यादा ही है। 10 को तो मैं पर्सनली जानती हूँ। मैनिक्योर पेडिक्योर का, हंटिंग नाइफ्स का है जी, वेटनरी इंस्ट्रूमेंट्स का, भाई ये सारे काम कर रही है ना। लेकिन उन्होंने उधर की मेंबरशिप नहीं ली हुई। तो जब तक आप किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं आते हैं, आप रजिस्टर्ड नहीं होंगी तो आप रजिस्टर्ड तो होंगी, लेकिन जब आप आते हैं तो आपको एक चेहरा मिलता है ना, आपको पता चलता है कि यहाँ पे औरतें भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल वो फिर इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले। फिर गवर्नमेंट इतने इनिशिएटिव लेती है। देखें, इस वक्त गवर्नमेंट जो है विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत सीरियस है। बैंक्स को उनको खास हदायत हैं कि आपने खवातीन को लोन्स देने बिजनेसेस के लिए आसान एक साथ के ऊपर, कोलेटरल फ्री, इंटरेस्ट फ्री भी हैं सिस्टम। और फिर बहुत सारे और इदारे हैं, जैसे SMEDA है, TDAP है, बहुत सारे और इदारे हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं, जिसमें हम एग्जीबिशन करते हैं तो हमारे कोटा होता है 10%, 20% खवातीन का कोटा होता है, सब्सिडाइज्ड रेट्स होते हैं उनके। तो ये सारी चीज़ें उनको पता चलेंगी तो फिर ही आगे आएंगी ना। और पता चलने के लिए यू हैव टू बी ऑन सम काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। यार एटलीस्ट जो आपकी विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, यहाँ तक तो आए ताकि बिल्कुल, उनको मालूमात मिल सके। और विमेन चैम्बर के लिए मेंबर होने के लिए 2 ही चीज़ें चाहिए। आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए और आपके पास एनटीएन नंबर होना चाहिए। आप कमा रहे हैं नहीं, कई दफ़ा कहते हैं लोग आती हैं कि जी हमें प्रॉफिट कोई नहीं हुआ। मैं कोई बात नहीं, आप काम तो कर रहे हैं ना। कई दफ़ा नहीं भी होता, कई दफ़ा लॉस में भी जाता है, लेकिन आप जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे आप मेंबर नहीं बन सकते। तो रजिस्टर होना ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइए कि ख़वातीन जो हैं इनकी हॉबीज़ क्या हैं और क्या हॉबीज़ होनी चाहिए आपके नज़रिए के मुताबिक? ज़ाहिर है, जो तो देखिए स्ट्रगलिंग फेज में ख़वातीन होती है ना, उन बेचारियों की कोई हॉबी नहीं होती। जो स्ट्रगल कर रही हैं फाइनेंशियली, उनको यही होता है कि किस तरीके से मेरे बच्चों की स्कूल की फ़ीस पूरी हो जाए, किसी तरीके से मैं इनके बीमार हैं तो इनकी दवाइयों का बंदोबस्त हो जाए। तो वो बहुत बड़ा तबका है और बेसिक नेसेसिटी, और वो गैप हैव और हैव नॉट का जो है ना हमारे माशरे में, वो बहुत गैप बढ़ रहा है, जो कि बहुत अफसोस की बात बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल। उनको तो मैं बिल्कुल किसी हॉबी, उनको तो मैं ये कहती हूँ अल्लाह ताला इनको मौका दे कि ये अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकें, जो हैव नॉट्स हैं। बिल्कुल। और हमें तौफीक दे कि हम उनके लिए कुछ कर सकें। लेकिन वो तबका जिनको अल्लाह ने दिया है और जो ब्लेस्ड हैं, उनको कुछ अच्छी हॉबीज़ अपनानी चाहिए। और मैं ये बड़े माज़रत के साथ कहती हूँ, बेशक मैं खुद खातून हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ हमारी ख़वातीन ने इस वक्त अपना वक्त ज़ाया करने को अपना सबसे बड़ा हॉबी बनाया है। अच्छा। हाँ जी,
वक्त इसलिए कि ये जो फ़ोन सबके पास हैं इस पे वक्त लगी रहती हैं, सारा वक्त उन कई दफ़ा बच्चे उनके निगलेक्ट हो रहे होते हैं, उनको उनकी पढ़ाइयों की फिक्र नहीं है, घर में कुछ पका है नहीं पका है, मतलब कि ये सब घर का अलमिया है। एक तो वक्त ज़ाया करना, दूसरा ला यानी किस्म की एक्टिविटीज़, यानी पार्टीज़ पे चले गए, कमेटी पार्टी के, मैं इनके हक में, मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूँ, होनी चाहिए आपकी ये चीज़ें भी, आपकी तफरीह का होना है, लेकिन यही ज़िंदगी का मकसद नहीं है। कपड़े सिलवा लिए, कपड़े पहन लिए, फलानी जगह से कौन सा लॉन्च हुआ है ब्रांड, उसको पहले दिन ही हमने कपड़ा खरीदना है, या फलानी जगह सेल लगी उधर लाजमी पहुंचना, धक्के चाहे पड़ रहे हो चाहे चीज़ें गिर रही हों, ये फजूल चीज़ है। क्या फर्क कर रही है कि किटी पार्टी तक का भी है, ये बहुत उनकी बात देखिए, ये हम उन्हीं माजरत के साथ हम उन्हीं में उठते बैठते हैं ज़्यादा। तो ये वो खवातीन है जिनको अल्लाह ने दिया, ये ब्लेस्ड खवातीन है। इनको चाहिए, पढ़ी लिखी भी हैं, इनको अल्लाह ने फाइनेंशियली भी स्टेबल रखा है, इनके पास हेल्पर्स भी हैं घर में, इनको चाहिए कि ये कोई ऐसी चीज़ें अपनाएं जिनसे अपना भी इनका फ़ायदा हो और माशरे का भी फ़ायदा हो। मैं ये नहीं कह रही कि सब सोशल वर्क शुरू कर दें, लेकिन कोई ना कोई काम ही शुरू कर लें आप। जब आप काम करते हैं तो आपके साथ 5, 7, 8 लोग और इन्वॉल्व होते हैं, चलो उनकी भी रोजी लग जाती है। बिल्कुल। आपका अपना माइंड भी प्रोडक्टिव चीज़ों में होता है कि मैं सुबह उठूंगी, मैं अपना कस्टमर के बारे में देखना, अपना ईमेल करनी, जो भी आपका जो भी काम, बिल्कुल। आपको ना, आप घर की वो सास नंदों की जो लड़ाई झगड़े हैं उनसे भी आप बच जाते हैं, यानी आपकी जब आपका ज़हन दूसरी तरफ लग जाता है, ये चलते रहते हैं टेंशन घर में, हस्बैंड के साथ भी लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी, फाइनेंशियली भी आप स्टेप अपने आप को कर लेंगे। लेकिन और चीज़ें सोचना चाहिए कि हम लोग अपना कितना वक्त ज़ाया करते हैं और कितना पैसा भी ज़ाया करते हैं बेकार की चीज़ों पे। यानी अगर हमारे पास 10 जोड़े हैं तो हमने 10 ज़रूर नए और बनवाने हैं। आप सोचें कि नहीं, सीज़न मैंने नहीं बनवाने, मैं 4 कम बनवा लूँगी, चलो वो वाला पैसा मैं किसी और जगह पे लगा लूँ, ठीक है ना। इसी तरह हमने अपने बच्चों को भी इतना ज़्यादा कर दिया हुआ है मटीरियलिस्टिक, बिल्कुल, कि अब बच्चे भी उठते अभी खड़े सीधा होके अपना चलना नहीं शुरू करते तो फ़ोन पहले मांगते हैं। बिल्कुल। फिर ब्रांड्स का उनको इतना फिक्र है कि हमें ये ब्रांड चाहिए, मैं फलानी, तो ये सारी चीज़ें ये हमने उनको ट्रांसफ़र की है ना। बिल्कुल। वो हमसे किताबें नहीं मांगते, हाँ। वो हमसे बैठ के कोई लिटरेरी गुफ्तगू नहीं करते, ठीक है ना। वो हमसे ये नहीं पूछते कि हमारे हीरोज़ कौन थे, पाकिस्तान के अदीब कौन कौन से अच्छे थे, पाकिस्तान में आर्टिस्ट कौन कौन से अच्छे हैं, है ना। या हमने कुरान, मेरे ख्याल कुरान तो सब पढ़ते हैं नाजरा, लेकिन कुरान हमने समझ के पढ़ना है तो हम किसको सुने कि हमें ये पढ़ें। आजकल तो पढ़ने का फैशन नहीं रहा, सुन ही लें, तो किसको सुने कि हमें समझ में आ जाए कि कुरान मैसेज क्या दे रहा है हमें। बेशक बेशक, ये वो चीज़ें वाकई। फिर हम इंग्लिश उर्दू की उसमें जंग में भी फंस गए हैं। हम अपने 1 साल के बच्चे से अंग्रेजी में बात करते हैं, खुद हम पंजाबी बोल रहे होते हैं घर में और मुलाजमों से और अपनों से, और बच्चे से इंग्लिश बोल रहे होते हैं। बच्चा 2 ज़ुबानों में कंफ्यूज हो जाता है, ना उसकी उर्दू अच्छी रहती है ना उसकी अंग्रेजी अच्छी रहती है। अब मेरी वालदा भी गैर मुल्की थी और हम भी बचपन में इंग्लिश बोलते थे, बल्कि जापानीज भी, लेकिन हमारे सब हमसे उर्दू बोलते थे और हमारे उर्दू पढ़ा जाता था, उर्दू पे और हमसे किताबों में बात पढ़ी जाती थी और किताबें शेयर की जाती थी। तो ये जो बुक रीडिंग है ये भी ख़त्म हो गई। जब आप बुक्स नहीं पढ़ते हैं तो आपका दिमाग नहीं खुलता है। जब से ये सोशल मीडिया और कंप्यूटर और इंटरनेट आम हुआ है, वो किताबों वाला जो एक दौर था, वो कहानियां, वो अमरू अय्यार की, और वो दूसरे, वो सभी वो कभी कहीं गुम हो गया। एग्जैक्टली मुझे याद है हमारे घर में 2-3 बच्चों के रिसाले होते थे, बच्चों की दुनिया, नौनिहाल, तालीम और तरबियत, ये मंथली आते थे। बिल्कुल आते थे, ये उर्दू के रिसाले थे। फिर इंग्लिश का अखबार होता था, इंग्लिश के मैगजीन होते थे, मैग होता था, टीवी टाइम्स होता था, उस जमाने में पीटीवी का बहुत होता था। तो ये चीज़ें बच्चों को, इसके अल्टरनेटिव भी होता होगा आई एम श्योर कि अब किंडल आ गया है, उस पर भी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हम ना इन चीज़ों पर हमारी तवज्जो नहीं। हम ये नहीं चाहते कि वो फैज़ पढ़ें, वो इकबाल पढ़ें, वो ये पोइट्स पढ़े, अदीब पढ़े, शफाक अहमद पढ़े, बानो कुदसिया पढ़े, कुछ तो पढ़ें, मतलब कुछ तो वो उनको पता चले कि लिटरेचर क्या है। बहुत हम मिर्जा गालिब और उनकी मैं बात नहीं कर, जो उनकी उर्दू भी बड़ी सकील होती है, आसान उर्दू वाले उनमें पढ़ लें, कुछ तो पढ़ें। ये क्या नाम है, बहुत अच्छा लिखती हैं, उमैरा अहमद के नॉवेल्स इतने अच्छे हैं, वही पढ़ लें। नहीं पढ़ने का शौक इसलिए कि हमने वो काम छोड़ दिए ना, माओ ने छोड़ दिए करने, माओ फोनों पे बिजी हो गई सारा वक्त। तो हमें भी चाहिए कि अच्छी हॉबीज अपनाएं, अच्छे, क्योंकि हमारी फ्यूचर जनरेशन हमारी तबाह हो रही है।
अगर हम इस पे तवज्जो नहीं देंगे तो। यानी एक वक्त था कि लोग बात करते थे काफिया, रदीफ, गजल, मतला, मक्ता, नहीं महफिल वो होता था, शेरो शायरी की महफिलें होती थी, बैतबाजी की महफिलें होती थी, बिल्कुल। और लोग इसको एक बड़ा समझते थे कि भाई मुझे इतने शेर आते हैं, मुशायरा होता था। अच्छा, सियालकोट चेंबर में सालाना मुशायरा होता था, ये तो कोविड में खत्म हो गया, हर साल में एक दफा मुशायरा होता था। हाँ बहुत, और उसमें पूरे पाकिस्तान से शायर आते थे। हाँ जी, ये कुछ अरसे से बंद हो गया, बल्कि मैं उन्हें याद कराऊंगी दोबारा शुरू करें। नहीं, ये करना चाहिए। मैंने देखे, हम चेंबर बनने में हमारा चंद महीने हुए थे, फैज साहब की बरसी आई। अच्छा। और इत्तेफाक से मुझे उनकी बेटी ने कांटेक्ट किया कि मैं ना, वो किताब उन्होंने लिखी तो मैं वो उसके लिए आना चाह रही हूँ। तो मैंने कहा आप उसके लिए क्यों आ रही हैं, हम आप फैज साहब का ना हम इवेंट करेंगे ब्याद फैज के नाम से। जबरदस्त। तो फिर हमने उनको बुलाया, मुनीजा हाशमी आई, उनके बेटे अदील हाशमी आए, और यकीन करो इतना वो अच्छा, तो और जिस तरह उन्होंने फैज को वो पढ़ते बहुत अच्छे तरीके से हैं। हाँ, तो वो एक इतना खूबसूरत, अभी भी आप हमारा यूट्यूब चैनल देखेंगे, उस पर वो है, मैंने अपलोड किया, थोड़ा सा वो देखा था। और हमने इस पे कोशिश की है, हालांकि विमेन चेंबर को बने हुए चंद महीने हुए थे, लोग हमें ऑब्जेक्ट भी कर सकते थे कि आपको चेंबर का काम, कारोबार का काम करना चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम इन चीज़ों पे भी, ये चीज़ें जो है ना, आपको सॉफ्टवेयर साइड ऑफ आपको उसको प्रमोट करती हैं। कि हमारे अंदर जो शिद्दत पसंदी आ गई है ना, इसी वजह से आई है कि हमने आर्ट और कल्चर और पोइट्री और लिटरेचर, इनको हमने अप्रिशिएट करना छोड़ दिया, समझना पढ़ना छोड़ दिया इनको। देखिए, फनून लतीफ़ा के बगैर तो इंसान बिल्कुल लाइफ बोरिंग है। बिल्कुल। हर माशरे का, हर कौम का एक फनून लतीफ़ा का भी एक चैप्टर है उनका पूरा। हमारा तो माशाल्लाह से उर्दू का और पंजाबी अदब का और फारसी, मतलब ये पंजाबी अदब इस कदर खूबसूरत अदब है। अब देखें, मैंने डॉक्टर बनने के बाद पंजाबी सीखी। जब मरीज मेरे पास आते थे और कहते थे डॉक्टर साहब मेरी लात में कड़ल पै गया, तो मैं कहती थी पता नहीं कड़ल क्या थी, मतलब इस तरह ना अल्फाज कईयों का नहीं पता चलता था। लेकिन फिर मैं सोचा अगर आप मरीज से उर्दू बोलेंगे, मरीज आपको अपना सिम्टम ही नहीं बताता, नहीं खली पै गई, कड़ल पड़ गया, ये कुछ हो गया, और भी तो वो देखते हैं कि ये उर्दू बोलने वाला डॉक्टर है, तो वो समझते हैं कि ये हमें हमारी बीमारी नहीं समझ, लेकिन आप पंजाबी बोलेंगे तो फौरन समझ जाएंगे। तो इसलिए लोगों की जो लोकल लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी अपनी पंजाबी, आपको फख्र होना चाहिए। तो आप क्यों शर्मिंदा, आप उर्दू पे भी शर्मिंदा है। अच्छा, मैंने ये देखा है, पाकिस्तान में काफी जगह पे गया हूँ, बाहर भी देखा है, पठान है, अगर उसको पता चल जाए कि अगला बंदा पठान है, कभी भी उर्दू में या पंजाबी में बात नहीं करेगा, हमेशा पश्तो में बात करेगा। मैं सिंध में गया हूँ तो तमाम सिंधी आए हो, तो वो सिंधी में बात करते हैं। बलोच हैं, वो अल्लाह जाने कैसे अपना बलोची पहचान लेते हैं, लेकिन हम पंजाबी। पीछे कुछ अर्सा पहले की बात है, 2-3 साल पहले की, एक हमने देखा कि एक खातून थी, वो कहीं पेट्रोल पंप या मेरा टोल प्लाजा से जा रही थी, तो उनको बोला कि जी मैडम जी शीशा थल्ले करो, ते जी उन्होंने कोई गल करनी सी, ते उन्होंने कहा कि आप किस बेहुदा जुबान में बात कर रही हैं, हालांकि सिर्फ उन्होंने उनका कहा है कि तो तुम शीशा थल्ले करो। तो यानी कि हमारे लोगों में आप क्या समझती हैं कि पंजाबी के लिहाज से क्या किस किस्म का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है हमारे में हर लिहाज से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हम अपने मुल्क के लिए हमारे कॉम्प्लेक्स, हमारा हमें ग्रीन पासपोर्ट हमें कॉम्प्लेक्स का शिकार कर देता है, उर्दू जुबान हमें कॉम्प्लेक्स है, इसलिए कि हम ज़हनी गुलामी से निकल ही नहीं ना पाए। और फिर एक जो अभी आ गया है कि अभी जो नया ट्रेंड के बस इंग्लिश बोलनी है, वो अब उसमें भी सिर्फ ये होता है कि बस बोलनी आ जाए, पढ़े नहीं आए, समझ नहीं आए, लिख नहीं आए, बस बोलनी आ जाए कि हम बोलने में लगे कि हम बहुत जो है ना हाई फाई सोसाइटी के, यानी अंग्रेजों को सिखा रहे हैं शायद। नहीं, एक फेक फसाद हमने बना लिया ना, हम उस दौड़ में आ गए हैं कि जिसमें हम बस हर चीज जो है ना एक मसनूई है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये हमने अभी अपने बच्चों, यही तो काम है, हमें बच्चों को बताना है कि हमारी जुबान इतनी खूबसूरत है, उर्दू भी हमारी, पंजाबी भी इतनी खूबसूरत, हमारे इतने खूबसूरत शायर हैं, वारिस शाह, बुल्ले शाह, मियां मोहम्मद बख्श, तो माशाल्लाह वो तो इतने उनकी मैंने भी पिछले दिनों किताब ली और बड़ी मुश्किल से मैं वो पढ़ाने, उर्दू पढ़ना बहुत मुश्किल है। फिर मज़ाहिया शायरी कितनी अच्छी, अनवर मकसूद है, हाँ बिल्कुल, तू की जाने बोलिए मज्जे अनार के लिए शाना, ये हमारे एक दफ़ा ना आए थे उधर कॉलेज में, तो वो उनकी जब सुनी हमने लाइव, तो फिर उसके बाद मैंने किताब ये ली और फिर बड़ी हजे करके उनकी पढ़ी। इस कदर खूबसूरत जुबान है ये।
तो इस पे हमें फख्र होना चाहिए। और हमें इन कॉम्प्लेक्स, और देखें कॉम्प्लेक्स तभी खत्म होता है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल। और कॉन्फिडेंस आता है इल्म के बगैर नहीं आता। अब मैं अगर कोई चीज़ बना रही हूँ, फुटबॉल बनाती हूँ, मुझे जब तक मुझे उसका पता है ना वो किस तरह बनता है, इसमें क्या मटेरियल लगता है, किस तरह टांके लगते हैं, किस तरह होता है, जब मुझे अपने प्रोडक्ट नॉलेज आती है ना, तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस भी आता है। फिर मैं अपने कस्टमर को बता सकती हूँ कि भाई ये है। इसी तरह जो किसी चीज़ का हमें जब एक सतही नॉलेज होता है ना, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखने में आया है कि ख़वातीन ज़्यादा उर्दू को या इंग्लिश को तरजीह देती हैं, तो इसमें उनको पंजाबी की तरफ, यानी पंजाब की कम से कम ख़वातीन हैं जो उनको तो पंजाबी की तरफ आना चाहिए, क्या ख्याल है आपका? वैसे वाकई हैरानी की बात है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसकी वजह क्या हो सकती है कि फिर बचपन में यही होता होगा, बच्चियों के साथ अब उर्दू बोलते होंगे, लड़कों के साथ पंजाबी बोलते होंगे यही वजह होगी, और तो मुझे समझ नहीं आती वजह। सही। अच्छा, ये मुझे बताइए कि हुकूमत से आप क्या कहना चाहेंगे, यानी हुकूमत किस तरह से ख़वातीन को इकनॉमिकली एम्पावर कर सकती हैं? देखिए, हुकूमत इस वक्त इस दफ़ा बजट में भी सागदार साहब ने रखा है एक ख़ास कोटा, और उसका नाम ही विमेन एम्पावरमेंट फंड है। इसमें 5 बिलियन उन्होंने कहा कि हमने अखज़ किए, लेकिन उसकी डिटेल कोई नहीं। मैंने बड़ी तफसील से बजट पढ़ाई की थी, मैंने कभी आज तक बजट इतने तफसील से नहीं, क्योंकि अब मैं खुद वो एक तो कहते हैं ना कि लफाजी का गोरख धंधा है। नहीं, मैं पहले भी बजट आता था, बस ऐसे सरसरी गुजर आते थे, लेकिन इस दफ़ा चूंकि मैं खुद सदर हूँ विमेन चैम्बर की, तो मैंने बड़े गौर से वो पढ़ा। उसमें उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, उन्होंने बस ये कहा कि जी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी स्किल ट्रेनिंग, उनकी माइक्रो फाइनेंसिंग, इस तरह कहने का मतलब कि हमें ना बड़ा स्पेसिफाई करना है कि कितना पैसा हमने उनको फाइनेंसिंग के लिए रखना है, कितना हमने उनकी ट्रेनिंग्स के लिए रखना है, कितना हम चाहते हैं कि वो करें। ये एक तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, छोटी छोटी चीज़ें हैं, मसलन अब एक उन्होंने कहा है कि जो 100% विमेन ओन्ड बिजनेसेस हैं, ये वैसे ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। उसमें उन्होंने कहा जो 100% विमेन ओन्ड रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं, उसमें 25% उनको टैक्स रिलीफ मिलेगा। ओह, वेरी गुड। लेकिन मैं चाहती हूँ कि 100% तो बहुत कम होएंगी, जिसमें मेजॉरिटी, जैसे मेरी कंपनी है उसमें हम 90% हम ख़वातीन हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर कोई कपड़ों का ब्रांड है, एक बड़ा मशहूर ब्रांड भी है कपड़ों का, तो वो खातून चला रही है, लेकिन ये तो चले तो वो तो ऑनर है, लेकिन बहुत सारा बीच में अमला तो मर्दों का होगा। देखिए, एसएमई सेक्टर जैसे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज होता है, उसमें यही होता है कि आमतौर पर 2-3 डायरेक्टर्स होते हैं। एक उसमें हो सकता है किसी ने अपनी बीवी को बना लिया, किसी ने बेटी को बना लिया, बेशक। तो ज़्यादातर उसमें मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट के जो मेजॉरिटी ख़वातीन जो हैं, जिसमें 50% या 50% से ज़्यादा ख़वातीन जिसमें हैं, वो उनको हम टैक्स रिलीफ देंगे। उसका फ़ायदा ये होगा, अली साहब आपने अपना बिजनेस शुरू किया, आपको पता है कि मुझे मिलेगा, मैं अपनी बीवी को भी साथ शामिल कर लेता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, अगर बीवी हो तो 50% होगी, चलो मैं अपनी साथ बहन को भी शामिल कर लेता हूँ, 70% हो गया। हाँ। मैं तो इंटाइटल हो जाऊंगा टैक्स रिलीफ में। बिल्कुल। इस तरह फिर और लोग भी अपनी ख़वातीन जो फैमिली की औरतें उनको शामिल करेंगे। बिल्कुल, ठीक है। एक तो ख़वातीन वर्कफोर्स में ज़्यादा आएंगी, दूसरा ये कि उनको इंसेंटिव भी मिलेगा। ये मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट के। तीसरा कि जैसे अब मैं आपको बताऊँ, अपनी फैक्ट्री हम अपने डे केयर सेंटर बनाना चाह रहे हैं, हमारी जो विमेन वर्कफोर्स है। मुझे पता चला पंजाब गवर्नमेंट ने आज से पता नहीं कितने साल पहले ये रखा हुआ है कि अगर आप बनाना है तो गवर्नमेंट जो है आपको इसमें फैसिलिटेट करेगी, थोड़ा बहुत आपको फंडिंग में हेल्प करेगी। जब उनसे किया, उन्होंने कहा हम सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए हैं, यानी गवर्नमेंट के इदारे जैसे कोई गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट का अस्पताल, वो बनाएगा तो हम उसकी करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को नहीं करेंगे, जो कि बहुत गलत बात है। बिल्कुल। देखिए, अब फैक्ट्री में 1500 सियालकोट में ऐसी फैक्ट्रियां भी हैं जहाँ पे 1500, 2000 भी आप फॉरवर्ड में इस वक्त अराउंड 2000 विमेन अब वर्किंग। बेशक। अब ऐसी फैक्ट्रियां भी हैं। हाँ। तो वो तो चलो एक बहुत बड़े लेवल पे वो बना भी सकते हैं, बनाया भी होगा उन्होंने, लेकिन अगर किसी ने 15-20 औरतें रखी हैं, और बड़ी मुश्किल से, देखें अगर औरतें वर्कफोर्स में लाना कोई आसान काम नहीं। बेशक। हमने रखा, हमें पता है, उनको ट्रांसपोर्ट दी हमने, उनके लिए हमने सेपरेट वर्क प्लेस बनाई, हॉल्स उनके साथ, उनके लिए अलग वॉशरूम बनाया, उनके लिए अलग किचनेट बनाया। उन्होंने मर्दों में नहीं जाना कभी भी। बिल्कुल। शुरू में तो वो कहती थी हमारा इवन आने और जाने के टाइमिंग से फर्क कर दें, 8 बजे से 5 बजे अगर मर्दों में है ना, तो आप हमारा आधा घंटा पहले, आधा घंटा, हम उस टाइम में आना जाना भी नहीं चाहते जब मर्द आता है। सिक्योरिटी रिलेटेड इस कदर हमारी ख़वातीन पर्टिकुलर है। देखिए, इज्जत सबको प्यारी होती है, और ख़वातीन इस में बहुत सेंसिटिव है।
जब उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं ये कंपनी हमारा ख्याल करते, फिर अब वो बड़ी रिलैक्स है, अब उनको कोई परेशानी नहीं। लेकिन मैं बता रही हूँ कि एक बहुत एफर्ट करता है एक कंपनी, एक फैक्ट्री ओनर विमेन वर्कफोर्स लाने में। आप अगर वो चाहता है मैं डे केयर सेंटर बनाऊं, आप उनको क्यों नहीं फैसिलिटेट करते? आपको करना चाहिए, वो भी तो शहरी हैं, बिल्कुल करना चाहिए, टैक्स देते हैं। फिर मैं आपको एक और मजे की बात है, अब हमारे जितनी खवातीन मर्द सारे हमारे सोशल सिक्योरिटी में भी इनरोल्ड हैं। अब एक मेरा वर्कर मर्द है स्टिचर, उसकी अगर बीवी बीमार होती है ना तो वो सोशल सिक्योरिटी अस्पताल जाता है, वो इंटाइटल्ड है फ्री ट्रीटमेंट। उसका बच्चा बीमार होता है, वो इंटाइटल्ड है फ्री ट्रीटमेंट। अब एक औरत है, उसके मियाँ को टीबी हो गई, वो लेकर के उसे कहते नहीं जी तुम्हारा मियाँ नहीं इसमें इंटाइटल्ड, तुम हो, तुम्हारे बच्चे हैं। मियाँ तो मियाँ, वो तो अपना अलग करे। भाई ये किस किस्म का रूल है? अगर मर्द अपनी बीवी को लेकर जा सकता है, बीवी अपने मियाँ को क्यों नहीं लेके जा सकती? यकीन करें, हमने 2 साल उस बेचारी का केस लड़ा, हमने उसका इलाज करवाया, लेकिन हमने गवर्नमेंट को कहते रहे कि खुदा का वास्ता है, इनकी फैमिली है, जिस तरह उनके लिए रूल्स है इस तरह इनके लिए भी रूल्स होने चाहिए। ये डिस्पैरिटी है, बिल्कुल। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि गवर्नमेंट कहती कुछ है ना और इम्प्लीमेंट कुछ होता है। तो इस तरह अपनी पॉलिसीज को उनको ठीक करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए, लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना चाहिए, बिल्कुल, खवातीन के लिए स्पेशली। बिल्कुल, ये बात तो आपकी बहुत जबरदस्त है। अच्छा, दूसरी बात चीज ये है कि अगर उन्होंने वाइफ का अंदर लिख दिया तो बस वो सिर्फ वाइफ को फैसिलिटेट करेंगे, हस्बैंड का उन्होंने होना तो चाहिए कि स्पाउस, आपका वहां पे आप देखें इवन वालिदैन, आपका स्पाउस, आपके बच्चे सारे एंटाइटल्ड होते हैं। तो वो जीवी साहब था, ये मैं हमारे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये इस तरह की चीजें भी हैं ना। फिर और भी छोटे बहुत देखें, माइक्रो फाइनेंसिंग, स्टेट बैंक की आप पॉलिसीज देखें, वो कहते हैं जी इतने % लोन लाजमी मिलना चाहिए, जबकि प्रैक्टिकली आपको मैं बताऊं एक बैंक अकाउंट खोलना भी कहते हैं ना जुए शीर लाने के बराबर है। ऐसी बात है, औरतों का बैंक अकाउंट ही नहीं वो खोलते। अच्छा, वो क्यों? बस बिजनेस अकाउंट नहीं खोलेंगे वो। हाँ जी, इतने मेन मिशन निकालेंगे ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं। देखिए, जो बड़ी फैक्ट्री ओनर्स हैं उनको तो कोई मसला नहीं, जो छोटी छोटी बिजनेस है जिन्होंने अभी शुरू किया है, जो जिनके मेरे ख्याल है 10 लोगों की उनका मेकर्स हैं, जो एक गराज में काम कर रही है, बिल्कुल, वो बेचारी उठ के जाएगी, उसका बैंक अकाउंट के लिए जलील हो जाएगी, बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। फिर हमारा वाहिद चैम्बर है, मैं नहीं समझती कि बाकी चैम्बर्स में हमने डिसेबल्स को भी रखा हुआ है। हमारी 2 मेंबर्स ब्लाइंड हैं माशाल्लाह, ये दोनों मास्टर्स हैं। अच्छा। एक ने मेरे ख्याल डबल MA किया हुआ। वो जब गई अपना अकाउंट खोलने के लिए, उसका इतना उन्होंने उसको तांग बेचारी को किया, अपने भाई के साथ गई, आखिर में उसको ना इलिटरेट कैटेगरी में किया। क्यों इलिटरेट किया? कि वो क्योंकि देख नहीं सकती ना, तो साइन नहीं, वो कहता है नहीं आप कर सकते, तो आपको अंगूठा लगाना है, तो अंगूठा लगाना है, चूंकि अंगूठा लगाती है तो वो इलिटरेट है। यानी ये किस सन में जी रहे हैं? देख लें आप। तो उसके लिए मैं बकायदा लड़ाई लड़ी, इतना मैं लड़ी उन पर बैंक से, फिर मैंने प्रेसिडेंट चेंबर की सिफारिश करवाई, तो फिर जाके बेचारी का अकाउंट खुला, आप अंदाजा करें। और फिर भी उसको ये कहते थे कि जब आपने पैसे निकलवाने जाना है तो आपने अपने साथ किसी को लेकर आना है, आप अकेली नहीं कर सकते। इवन उसको कार्ड भी नहीं उन्होंने दिया अभी तक, डेबिट कार्ड। यानी कि चले उसकी तो रसाई आप तक थी, तो आपने उसके लिए एक फाइट कर ली, लेकिन इसका मतलब यह है कि जो मतलब दूसरी खवातीन है जो वैसे जिनको अकाउंट की सहूलत है, तो उनके लिए मसाइल ही हैं, बहुत मसाइल हैं भाई, आप सोच नहीं सकते। तो आप ये क्या समझते हैं कि जो खवातीन कौमी असेंबली में है या पंजाब असेंबली में है, वो क्या करती है? ये बहुत सोचने की बात है कि वो क्या करती है भाई। वहाँ पे जो लजीज बात ये है ना, 90% जहाँ पे हमने देखे, बहुत अफसोस हुआ, ये वो मुल्क है जिसमें 2 दफा खातून वज़ीर आज़म, बिल्कुल, पार्लियामेंट में 20% खवातीन बैठी हैं, लेकिन वो भी, अब मुझे तो लगता है कि वो भी ऐसे ही हैं, बस मुझे उनको पता ही नहीं कि हमने करना क्या वहाँ पे। बिल्कुल, जब आप कोई पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, मैं कहती हूँ आप उनके स्टेक होल्डर्स को भी लाइए ना, हमें भी लाएं। जब आप हमारे लिए कुछ करते हैं, हमें इन्वॉल्व करें आप, बिल्कुल, हमें भी तो पूछें। हाँ, कि आपको क्या चाहिए, और हमसे पूछते हैं, बस खाता आ जाता है, आप अपने पॉलिसी बताइए जी, अपने बताएं, अब क्या मशवरे दें, वो हम उनको जो देते हैं वो पता नहीं बिल पास हो गया पूरे में फेंक देते हैं वल्लाह आलम। बहरहाल जब ज़्यादा खवातीन आएंगी, मैं समझती हूँ, और सीरियस खवातीन होंगी, लेकिन नॉन सीरियस लोग होते हैं ना, जो ऊपर भी बैठे होते हैं, और फिर वही किटी पार्टी तबका। हाँ, तो जब सीरियस लोग आएंगे ना ग्रास रूट से, तभी चेंज आएगा। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो खवातीन कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं,
या कोई फैक्ट्री चलाना चाहती हैं या छोटा कारखाना, तो किसी भी बिजनेस में आने के लिए ख़वातीन को हमारे इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में क्या क्या मुश्किलात आपके सामने नज़र आती हैं? मैं कहती हूँ बड़ा ही दुख मुझे होता है कहते हुए कि पाकिस्तान वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज़ हैं फॉर विमेन टू वर्क इन। जेंडर गैप इंडेक्स एक स्टडी होती है, हाँ, जो हर अपने ख्याल है 3 साल के बाद पूरी दुनिया में होती है। जेंडर गैप इंडेक्स होता है कि इस किसी भी माशरे में मर्दों का और ख़वातीन का जो किरदार है सोसाइटी में, वो क्या उसका तनासुब क्या है। वो 4 चीज़ों पे मेजर होती है: एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक यानी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और पॉलिटिक्स। ठीक है, 4 चीज़ों पे। माशाल्लाह हेल्थ का हाल ये है कि अभी भी पाकिस्तान उन ममालिक में से है जिसमें सबसे ज़्यादा मटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी वो औरतें जो ज़चगी में मफौत हो जाती हैं, वो अभी तक हमारा हाई है। फीटल मोर्टेलिटी रेट, बच्चे जो कि पैदा होने से पहले या पैदाइश के पहले साल में मफौत हो जाते हैं, उसका वो भी माशाल्लाह सबसे हाई है। पोलियो जो पूरी दुनिया में इरेडिकेट हो गया, अभी तक हम यही सोच रहे हैं कि कतरे देने चाहिए नहीं देने चाहिए, हलाल है कि हराम है, इन चीज़ों में हम पड़े। ऐसी बात अभी तक ये हालात हमारे हेल्थ के। एजुकेशन आपको पता ही है कि हम कितना, हमारा एजुकेशन, हम कहते हैं 27 के 37% लिटरेट है, लेकिन उनमें से मेरे ख्याल कितने हैं जो सिर्फ अभी सब नाम ही लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत हम पीछे हैं। पॉलिटिक्स एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे मैं कह रही हूँ ना, हमारी 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बनी है, 20% ऑफ पार्लियामेंटेरियन ख़वातीन है, लेकिन वो भी मुझे लगता है सिर्फ एक कॉस्मेटिक उन्होंने रख दी हुई। मतलब मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ समझ है कि हम क्या करना चाहिए और हमें क्या काम हमारे जिम्मे है। अच्छा डॉक्टर साहब, इकोनॉमिक, अब चौथी चीज़ है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, जिसमें हम आते हैं। 4 चीज़ों पे मैंने कहा ना किया जाता है। पाकिस्तान के कितनी ख़वातीन काम करती हैं, कितनी लेबर में है, कितनी वर्कफोर्स में है, कितनी मिडिल मैनेजमेंट में है, कितनी अपर मैनेजमेंट में है, कितनी CEOs हैं, उसमें भी हम आपके सामने ही हैं। उसमें कहते हैं 17% पाकिस्तान की ख़वातीन दही इलाके की, 17% बल्कि 27% जो हैं वो काम करती हैं, 11% जो हैं वो शहरों में काम करती हैं। उसमें से भी पता नहीं 5% हैं जो कि वाइट कॉलर जॉब्स में, बाकी लेबर वाले में आ जाता है। तो ये हालात है। और उसमें आप बता रही हो जेंडर गैप इंडेक्स में पहले पाकिस्तान बॉटम 3 पे थे, यानी उससे हमारे 146 में से हम 143 नंबर पे थे, हमसे नीचे 3 ममालिक थे, यानी हम सबसे नीचे। अब इस साल का जो लेटेस्ट है ना, वो 146 में से हम माशाल्लाह 145 नंबर पे आ गए। हाँ, अब हमारे नीचे सिर्फ एक ही मुल्क है, वो पता नहीं कौन सा बेचारा बदनसीब मुल्क, यानी हमसे ऊपर सारे अफ्रीका के ममालिक भी हमसे ऊपर हैं। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, कॉन्गो, ज़ाम्बिया, ये सब हमसे ऊपर है। हमसे नीचे सिर्फ एक मुल्क रह गया, 140 अफगानिस्तान होगा शायद, यही हो सकता है, मैंने देखा नहीं कौन सा है। तो ये दुख की बात है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारी गवर्नमेंट और हमारे लीडर्स और हमारे रिलीजियस लीडर्स, मैं तो इनको भी ब्लेम करती हूँ, इन्होंने इस पर सोचा नहीं कि हम अपनी ख़वातीन को एम्पावर करें, इनको आगे लेकर आएँ और एक बैलेंस्ड माशरा जो है ना वो हम बनाएं। क्योंकि जब तक हम सारे मिलके काम नहीं करेंगे ना, चेंबर जितने मर्जी आप बना लें, ये काम नहीं हो सकता, चेंज नहीं आ सकता। हालांकि हमने देखा कि किताबों में भी पढ़ाया जाता है, सिलेबस की किताबों में, कि कायद आज़म और फातिमा जना ने ये कहा, कायद आज़म और फातिमा, कायद आज़म ने कहा जी ख़वातीन के साथ ही तरक्की कर सकते हैं, उनके बगैर नहीं की जा सकती। यानी कहने के लिए तो हम कायद आज़म और फातिमा जना के बड़े वो फ़ैन हैं और उनके हम अकीदत रखते हैं उनसे मुल्क की हद तक। तो ये कि करने जब काम प्रैक्टिकली सरफेस पे नजर आए तो वो नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है। अकीदत में हम बहुत आगे हैं। मेरे ख्याल अकीदत में मुझे तो शायद हम दुनिया के सबसे नंबर 1 मुल्क हो गए। हम ईद मिलादुन्नबी हम बड़ी अकीदत से मनाते हैं, हम 14 अगस्त बड़ी अकीदत से मनाते हैं, हम कायदा हर अकीदत हर मौके पर हम कहते हैं छुट्टी देते हैं फटाफट, छुट्टी लेने में हम बहुत आगे हैं अकीदत। लेकिन ये चीज़ें आपको आगे नहीं लेके जाती। बात ये कि हमारे यही वजह है ना कि हमने हर चीज़ को ना बहुत सरफेसली लिया हुआ है ना, उसकी स्पिरिट को नहीं देखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर हमें अकीदत है तो हमें उनका जो मैसेज है उस पर अमल भी तो करना है ना, उनकी सीरत को भी पढ़ना है और वो किस तरह थे और उन्होंने अपनी किस तरह ख़वातीन को एम्पावर किया, अपनी बीवियों को। दूसरी बात ये कि जो उलमा कराम का आपने जिक्र किया, यानी
हम सभी जानते हैं कि मक्का की जो सबसे मालदार खातून थी वो हजरत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह और वो बिजनेस वुमन थी, और वो बिजनेस थी, उस जमाने में एक्सपोर्ट करती थी। बिल्कुल। और ये कि हम देखते हैं कि उस जमाने की खवातीन सफर भी करती थी, काफले उनके थे और ये सब कुछ चलता था। आज उलमा को ये चीजें क्यों नहीं नजर आ रही? यानी पढ़ने के लिए तो किताबों में ये सब पढ़ाया जाता है कि मक्का की सबसे मालदार खातून हज़रत खदीजा थी उम्मुल मोमिनीन, लेकिन जब बिजनेस की बात आती है या ये कि हम देखते हैं जी के मुल्क की सरबराह खातून नहीं हो सकती, यानी जो खातून थी मुल्क की सरबराह उनको भी काफ़ी सारी मुश्किलात थी, उसके बावजूद यानी ये चीज़ें होने के बावजूद उलमा या तो सही बात पहुँचाने में नाकाम रहे हैं या पता नहीं माशरा इसको सीखना नहीं चाह रहा। पावर में आप उस खातून के सोचें, मैं समझती हूँ मेरी तो वो आइडियल खातून है हज़रत खदीजा। ना सिर्फ ये कि वो एक बिजनेस वुमन थी, वो एक विडो होने के बावजूद उन्होंने देखें प्रपोज किया। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कितनी औरतें प्रपोज करती हैं भाई किसी को, और 40 साल की उम्र में। आप सोचें, हम आप तो सोचे लो जी अब 40 साल हो गई, अब अल्लाह मसल्ला बैठ गए हम उस पर, ठीक है। उन्होंने प्रपोज किया, उन्होंने शादी की, उनसे माशाल्लाह बच्चे हुए। उन्होंने फिर मतलब वो फिर उस जब दीन की तरफ आई, जब इस्लाम कबूल किया, सारा कुछ दे दिया इस्लाम की राह में। और वो जो आखिरी उनके जो वक्त गुजरा शायब अबी तालिब में, किस कदर तकलीफ देता कि खाने के लिए नहीं था, पत्ते उबाल के, वो जो सबसे मालदार औरत थी और उसी में उनकी वफात भी हो गई। और दीन के खातिर इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वो टाइम याद करके रोते थे कि इतनी सख्ती देखी, लेकिन वो कितनी पावर्ड औरत होगी ना, कितना उसमें कॉन्फिडेंस था। बिल्कुल। और नबी पाक को कभी एतराज नहीं हुआ उनमें, मतलब वो माशरा ऐसा नहीं था ना, बिल्कुल माशरा ऐसा नहीं था, बेशक तंग नजर माशरा नहीं था। कितना तंग नजर हो गए, बेशक वो अपनी बेटियों को जिंदा गाड़ते थे, लेकिन उनमें ये चीजें भी थी। बिल्कुल ठीक है। तो बहरहाल हमने जो हमारे मतलब की चीज़ होती है ना वो निकाल लेते हैं, और जो हमारी मतलब की नहीं होती हम उसको नहीं करते। और मेरे ख्याल है हमारे ये अफसोस ये कि इसीलिए चाहते हैं कि एक पावर चाहिए होती है ना, हर बंदा कंट्रोल चाहता है, तो ये भी चाहते हैं कि बस लोग हमारे कंट्रोल में रहें और हमारे से आगे पूछते रहें और खुद वो एम्पावर ना हो। देखें, दीन भी आपको एम्पावर करता है, दीन कहता है आप खुद समझें, खुद अमल करें, खुद पढ़ें। अब हम हर चीज़ के लिए मौलवी साहब के पास जाते हैं, अच्छा ये हो गया हुन मसला दसो सानू, ए हो गया हुन की करिए, ऐसी तलाक 3 दफ़ा दे दी, हो गई कि नहीं हुई? भैया आप खुद कुरान शरीफ खोल के देखें, आपको पता लग जाएगा तलाक हुई है कि नहीं हुई। मौलवी ने भी तो वहीं से पढ़ना है। और दूसरी बात ये कि मैं समझता हूँ कि ये मौलवी और पंडित ये जो मामला है ना, ये सब जगह पे ही है। देखिए पापाइज्म जब क्रिश्चियनिटी के पोप स्ट्रांग थे तब भी यही था। उस जब कैथोलिक से फिर प्रोटेस्टेंट बने, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि हम ये चीज हमें नहीं चाहिए, मजहब का नाम ही प्रोटेस्टेंट, उन्होंने फिर चेंज कर दी, उन्होंने ये चीजें खत्म कर दी। तो ये चीजें हर जगह पे होती है। असल बात में कि शऊर, अब तो खैर किसी के पास कोई लॉजिक ही नहीं है, हम अल्लाह मियां को जाके ये नहीं कह सकते हम तक इल्म नहीं आया। ये हमारी फोन के अंदर दुनिया का हर इल्म पाया जाता है। अब गूगल करके देखें कौन सी चीज नहीं है आपके पास। अब कोई हुज्जत नहीं है, अब हुज्जत नहीं है आपके पास। एक अनपढ़ बंदा भी वो फोन उस पे कर सकता है कि भाई मुझे ये, और वो वॉइस से भी आपको बता सकता है। तो आपके पास अब इल्म हासिल ना करने की कोई हुज्जत नहीं है। बिल्कुल। तो आप इल्म हासिल खुद करें। लेकिन डॉक्टर साहब, जो आप कह रहे हैं कि इल्म हासिल करने में आपको अब कोई उसमें नहीं होनी चाहिए, रुकावट नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज भी हम इस मुल्क में 2023 में, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है, हम ये बात कर रहे हैं कि लिटरेसी रेट पाकिस्तान में इतना, यानी एक बंदा सिर्फ अपना नाम लिखना जाने तो उसको हम लिटरेसी कह सकते हैं आज। क्या ये फिर वही पसमानदा सोच नहीं है कि यानी जिस ज़माने में लोगों को कम से कम मैट्रिक एफए या इतना पता होना चाहिए कि थोड़ी बहुत साइंस जानता हो, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स जानता हो, उर्दू अदब से थोड़ा बहुत उसको हो, हम उस ज़माने में भी कहते हैं मुश्किल से अपना नाम लिख लें या अपना, तो ये हम किस वक्त हम दूसरे मुल्कों के साथ मुकाबला कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं। इवन जो हमारे अब जो एक तो होता था हमारे अब्बा जी के ज़माने में, मुझे याद हमारे एक फैक्ट्री में होते थे 5 जमातें पढ़े हुए थे, मुलाजिम खान साहब उन्हें कहते थे, हम इंडिया से आए थे, और उनकी राइटिंग इतनी खूबसूरत, उनका मैथमेटिक्स इतना ज़बरदस्त, 5 जमातें थे, कभी उनको अलजबरा उनको आता था, मैथमेटिक्स, उर्दू अदब, शायरी, 5 जमातों ज़्यादा नहीं पढ़े, वो क्वालिटी एजुकेशन थी। अब आप देखें माशाल्लाह MBA पढ़ के आए होते हैं कैंडिडेट, जब हम कभी इंटरव्यू कराते हैं, एक पैराग्राफ इंग्लिश का नहीं लिख सकते। स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, एप्लीकेशन, मतलब वो नहीं है। हमारी ना हर चीज़ गिरी है, उसका मेयार गिरा है, तालीम का भी मेयार गिरा है। एक तालीम ना हासिल करना अलग बात है,
अपॉर्चुनिटीज़ भी, लेकिन जो हैं उनका भी इतना मेयार गिर गया है कि आप बाहर के लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। और उसमें फिर हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, हमारे बच्चे भी ना, उनको ये होता है कि बस ये कर लो और हम पास आ जाएं, यूं कर लें और हम बस निकल जाएं। वो जब इल्म हासिल करते हैं, वो इल्म को इल्म हासिल की नीयत से नहीं करते ना। बिल्कुल। तो इसी वजह से ना हमारे अब इंजीनियर काबिल रहे, ना हमारे डॉक्टर्स काबिल रहे, और लॉयर्स और सारे इसी तरह के अब वो एक सब स्टैंडर्ड। और दूसरा रही है जो हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पे मार्क्स की एक रेस चल पड़ी है। मार्क्स लेने के पीछे हैं लोग, यानी इल्म को उस तरह से, जैसे आपने कहा कि इल्म की तरह नहीं हासिल करते। अब मार्क्स लेने के लिए एक रट्टा सिस्टम और ये वो, यानी पेपर छाप दिया तो बस सही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी में आप ख़वातीन को क्या नसीहत करेंगी? और मैं अपनी कम्युनिटी के हवाले से कि हम जो फ्रीलांसर्स हैं, जो ऑनलाइन जॉब्स करते हैं, क्या ये ख़वातीन भी जो ऑनलाइन जॉब करती हैं इस तरफ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो क्या ये भी विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कुछ इस्तेफादा हासिल कर सकती हैं? बिल्कुल करें। मैं तो चाहती हूँ कि इनकी भी एक प्लेटफॉर्म हो। अब हमारी ना डिफरेंट कमेटीज़ हैं जिसमें हम फ्रीलांसिंग की भी एक कमेटी बना सकते हैं। अच्छा, जैसे हमारी स्पोर्ट्स गुड की कमेटी है, सर्जिकल की कमेटी है, डिफरेंट कमेटीज होती है ना जो काम कर रही होती हैं। तो हम अगर फ्रीलांसर्स बहुत ज़्यादा हैं तो हम उनकी, या डिजिटल जो हैं बिजनेसेस में हम उनकी बना सकते। मैं चाहती हूँ कि आप लोग आएँ, क्योंकि देखिए हम जैसे हम बहुत सारे, मैं बताया ना, गवर्नमेंट के इदारे हैं जो आपको फैसिलिटेट करते हैं एग्जीबिशन में, डेलीगेशन में, B2B मीटिंग में। जब हम डेलीगेशन पे जाते हैं ना, तो हमारे वहाँ की जो काउंसलेट होती है, एम्बेसी होती है, उसने हमारे लिए मीटिंग्स अरेंज की होती हैं, B2B मीटिंग्स। तो उसमें आप, मुझे तो नहीं पता, आपके भी कोई ना कोई होता होगा वहाँ पे जो करते हैं। आप यकीन कीजिए कि जिस तरह से आप एक्सपोर्ट का, आपकी एक फैक्ट्री है, तो इस तरह से बहुत सारी आवाज़ें, हम अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, हमें भी क्लाइंट्स चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आपको क्लाइंट्स चाहिए बाहर में, और वही लोग हैं जिनसे हमें भी बात करने में, अपनी बात समझाने में, मेरा ख्याल है वही कुछ लगता होगा जिस तरह से आपको अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक उनको। देखिए, प्रोडक्ट तो बाद में आती है, पहले आप अपने आप को बेचते हैं, पहले आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ना, बेचते नहीं है, मतलब प्रेजेंट करते हैं। डेफिनेटली आपका कस्टमर अगर आपको प्रूव कर लेते हैं ना, तो फिर आपके काम को भी प्रूव करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और सबसे अच्छा कस्टमर और बायर का रिलेशनशिप होता है जो कि ट्रस्ट पे होता है ना। खैर वो तो बात, लेकिन बाहर कहने का मकसद है कि अगर आप चाहते हैं तो हम जरूर, मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग हमारे साथ शामिल हो। और वही 2 ही शर्तें हैं, आपका कंपनी रजिस्टर्ड हो, आपके पास NTN नंबर हो। और विमेन चेंबर के लिए ज़ाहिर है खातून जो है वो 50% या 50% से ज़्यादा, या सोल प्रोप्राइटर हो, या 50% से ज़्यादा हो, ये शर्त है। ज़्यादातर तो वैसे सोल प्रोप्राइटर, तो सोल प्रोप्राइटर्स तो बहुत आराम से हमारे मेंबर बन सकते हैं। सही। और फिर हम आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, आपकी ट्रेनिंग के लिए हम आपके अरेंज करके देंगे। आप कहें जी हमने फलानी, लंदन में फलाना एक सेमिनार हो रहा है डॉक्टर साहब, उसमें पाकिस्तान से इतने लोग, हमने भी जाना है, यकीन कीजिए हम आपको भेजेंगे कि दुनिया भर से फ्रीलांसर जाते हैं, लेकिन हम बस ये देख रहे होते हैं कि नहीं, आप हमें बताएंगे, हम भेजेंगे। आप सवाल, हम तो लड़ पड़ेंगे, हम कहेंगे भाई लाजमी हमारे मेंबर्स हैं, जाएं क्यों नहीं। अभी देखिए, ये इसीलिए तो चैम्बर बना है। पहले देखिए जब मेन चैम्बर था ना, तो 10 लोगों का अगर डेलीगेशन जाता था तो उसमें से सिर्फ एक औरत होती थी, 10% हमारी अच्छा नुमाइंदगी होती है। अब जो 10 की 10 ही औरतें जाएंगी, अब तो 10 की 10 ही औरतें जाएंगी ना। बिल्कुल। अब मर्दों ने तो नहीं जाना। बिल्कुल, क्योंकि चैम्बर ही डिफरेंट है, चैम्बर ही औरतों का है। बिल्कुल, समझ जाइए। और उधर ये होता था कि जब एग्जीबिशन होती है ना हमारी, तो उसमें हमें सब्सिडी मिलती है, पता नहीं 40% के कितना, खवातीन को 70% तक सब्सिडी मिल जाती है। अच्छा, बिल्कुल। और कई दफ़ा जब ये जो TDAP फंडेड होते हैं तो इसमें 50% आपका एयर फ्रेट भी गवर्नमेंट देती है, आधा टिकट भी आपका गवर्नमेंट देती है, और आपके रहने के लिए और उसके लिए भी पैसे जो है ना वो उसमें से भी आपको सब्सिडी। ये वैसे कोई ख्वाबों की दुनिया लग रही है। नहीं, ख्वाबों की दुनिया, ये तो है ना, आपको पता नहीं है ना। हाँ। लोगों को पता नहीं है, तो वो जब आएंगे, अच्छा फिर बहुत सारे लोग आते हैं, आते ही ना गिले शिकवे शुरू कर देते हैं, देखें जी हमें इतना अर्सा हो गया मेंबर बने, हमें तो कभी तक कस्टमर ही नहीं मिला। तो मैं उन्हें कहती हूँ देखिए, हम आपको कस्टमर देने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे, आपको फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हैं, ठीक है ना। आप हमें बताएंगे, मुझे तो फ्रीलांसिंग आप बताएंगे कि भाई फलानी जगह हमारी कॉन्फ्रेंस है डॉक्टर साहब, फलानी वहाँ पे हमने जाना है, मैं TDAP को लिखूंगी कि भैया ये हमारे इतने मेंबर्स हैं, हम अनटाइटल्ड हैं, आप हमें भेजें। अच्छा भेजें आप। कई दफ़ा वो कहते हैं सेल्फ फाइनेंस। अच्छा, फिर वो भी नेगोशिएशंस भी होती है ना, वो कहते हैं हम आपकी मीटिंग अरेंज करते हैं कि टिकट आप खुद ही कर लें। फिर हम कहते हैं नहीं, आप टिकट भी हमें करके दें, हम तो 100% पे शुरू होते हैं। अच्छा। फिर होते 50% पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह लोग जाते हैं।
तो यानी आप कहती हैं कि आपका जो विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ये खवातीन के लिए पूरी फाइट करेगा अगर कोई खवातीन यहाँ अभी एग्जीबिशन में हमने थोड़ी फाइट की है। अच्छा। ये जो हमने एग्जीबिशन लगाई है आपके सामने, पता नहीं आप उसमें आए कि नहीं, वी एग्जिबिट पे मैं बता रही हूँ, वो एक दिन की एग्जीबिशन थी। 88 एग्जिबिटर्स थे जो कि सियालकोट में के अलावा फैसलाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, गुजरांवाला, इन सब जगहों से आई थी। हमारे अकाउंट में पता कितने पैसे, सिर्फ 1,12,000 रुपया। अच्छा। और हमारा एक्सपेंडिचर उस पर आया 33 लाख रुपया। वो 33 लाख किस तरह इकट्ठा किया, वो पैसों का तो अलग हिसाब है। फिर जो हमने उसके लिए काम कर छोड़ा, जो हमने मार्केटिंग की, जो उसमें जिसमें एक पोस्टर भी जो आपको नजर आया ना, उसकी जो डिजाइनिंग, उसकी अप्रूवल, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हर चीज़ हमने खुद की। और उसका ये फ़ायदा हुआ कि अब बहुत सारी हमारी ख़वातीन जो कि पोटेंशियल न समझते एक्सपोर्टर्स हो सकती हैं, वो ऑन बोर्ड हैं और हम चाहते हैं इसको हम और आगे लेकर जाएं। तो फाइट तो हम करते हैं और हमने पहली दफ़ा हम आगे भी करेंगे, अभी भी कर रहे हैं। अभी हम चाहते हैं कि TDAP हमारे इसको स्पॉन्सर करे नेक्स्ट टाइम ना, चाहते हैं हम सोच रहे हैं कम से कम 150 to 200 एग्जिबिटर्स होंगे इंशाल्लाह, और इससे भी ज़्यादा अच्छा करेंगे, लेकिन हमें उसके लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए इंशाल्लाह। और मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी कम्युनिटी में, फ्रीलांसर्स में ये ज़रूर इस बात को, अवेयरनेस को फैलाऊंगा कि विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपके लिए है और आपको वहाँ पर बस अप्रोच करना है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ज़ाती दिलचस्पी के सवाल हैं, वो ये कि जापान का एक कल्चर है जो हमने टीवी पर देखा या जिस तरह से हम देखते हैं कि वो लोग बहुत सफाई पसंद हैं, और ये कि मतलब वो तो अपने जूते तक घर से बाहर उतारना पसंद करते हैं और बहुत तहजीब और बहुत अखलाक से वो बैठते हैं। खाना खाने का उनका एक तरीक़ाकार है, बल्कि हम ये देखते हैं। तो कुछ उसके मतलब कुछ बताइए कि वहाँ पे क्या आपने जो ज़ाती तौर पर जो एक्सपीरियंस किया। इसमें कोई शक नहीं, सफाई इतनी ज़्यादा है कि आपको डस्टबिन में नज़र नहीं आता है। अच्छा। नहीं, मतलब आपको पब्लिक प्लेसेस पे नज़र नहीं आता है। लोगों ने ना अपने बैगों में शॉपर्स रखे होते हैं, गंद उसमें डालते हैं और घर जाते हैं और वहाँ पे 3 सेग्रीगेटेड डस्टबिन होती हैं, एक मेटल के लिए, एक पेपर के लिए और एक दूसरी के लिए, तो वो ग्लास के लिए, तो वो उसमें सेग्रीगेटेड। अच्छा, अब आपने अगर जूस का डब्बा पिया ना, तो वो ऐसे नहीं उसको फेंकेंगे, उसको धो के आप हैरान होंगे वो उसको धो के उसको ऐसे फ्लैट करते हैं ताकि वो जगह भी ज्यादा ना घेरे और फिर फेंकते हैं उसको। बच्चा उनका ऐसा, उनके स्कूल्स में उनको तरबियत दी जाती है माशाल्लाह। स्कूल्स में उन्होंने आमतौर पर सफाई का अमला नहीं रखा होता, कोई जमादार, कोई स्वीपर नहीं होता। एवरी क्लास जो है ना अपनी कमरे की सफाई, क्लासरूम की सफाई करके जाए, बहुत करते हैं। लंच टाइम उनके बारियां रोटे लगे होते हैं कि आज इस ग्रुप ने, मतलब उनकी टीमें बनी होती हैं, इन्होंने टेबल साफ करना है, इन्होंने जमीन साफ करनी है, इन्होंने, और वो जितना कचरा है उसको धो के वो फिर वो फेंकते हैं। तो उनका तो मुकाबला ही कोई नहीं है। लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, बहुत ज्यादा है। एक जापान और एक स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में भी बहुत सफाई है। अच्छा। और बाकी आपने क्या कहा, कल्चर तो है बहुत है ही उसका, बहुत ज़बरदस्त, इसमें कोई शक नहीं। सबको अपना कल्चर अच्छा लगता है, सबको अपना कल्चर अच्छा लगता है। अच्छा, वहाँ पे एक बहुत मशहूर चीज़ है जो पूरी दुनिया को जापान ही देता है, बोनसाई प्लांट। तो उसके मुतालिक कुछ अगर आप जानती हैं तो। देखिए, मैं जानती हूँ, वैसे गार्डनिंग मेरा शौक ज़रूर है, लेकिन बोनसाई एक आर्ट है जिसमें जो पौधा है ना उसको छोटा ही रखते हैं। मतलब वो कई दफ़ा 100 साल का दरख्त होता है लेकिन वो इतना सा होता है। तो वो ये आर्ट भी ये जापानियों ने किया है। और एक वो जो उसको क्या कहते हैं, मेरे एकदम दिमाग, जो फ्लावर अरेंजमेंट है ना, वो भी वो भी जापान का ही खासियत है। वो भी वहीं पे, क्योंकि छोटी जगह पे आप किस तरीके से एक अरेंजमेंट करते हैं और फिर उसके पीछे थीम भी होती है। ये पूरा आर्ट है ये। अच्छा। इकेबाना उसे कहते हैं, इकेबाना। सही। अच्छा, जापानीज खानों में आपको कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे तो सारी अच्छी लगती है, लेकिन पाकिस्तान में भी सुशी बहुत पॉपुलर हो रही है। हाँ। तो सुशी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए फिश का ताज़ा होना बहुत ज़रूरी है। रॉ फिश भी खाते हैं ना वो, लेकिन वो बिल्कुल ताज़ी फिश होती है जिसको वो रॉ खाते हैं। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि सुशी खाने के लिए आप भी सेहतमंद हो तो फिर ही आप उसको डाइजेस्ट कर सकती हैं, वरना नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप सुशी खाएंगे तो सेहतमंद हो जाएंगे खुद ही। अच्छा। ना ऑयल है, ना कुछ घी है, ना कुछ, इट्स वेरी लाइट, और प्रोटीन्स होती हैं। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रॉ फिश ही हो, दूसरी माकी भी होती है उसमें, बॉइल्ड भी होती है, स्टीम्ड भी होती है, स्मोक्ड भी होती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइए कि आप ज़ाहिर है सियालकोट में स्कूल में पढ़ी और
यहाँ पे आपकी फ्रेंड्स भी थी, तो लोग क्योंकि आपकी जो मुशाबत है वो एशियन से या उनसे सेंट्रल एशियन या एशियंस की लगती हैं, तो क्या आपको मतलब आपकी जो फ्रेंड्स थी, आपकी क्लासमेट्स, वो किस तरह से आपके साथ? नहीं खैर, जिनको तो पता था बचपन से वो तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग यही पूछते थे आप हज़ारा से हैं, आप क्वेटा से हैं, आप चाइनीज़ हैं, तो लोग हमारे बड़े इंक्विजिटिव होते हैं ना, तो सवाल करते रहते हैं, तो फिर आबादी हो गए हम भी बता के तो इतना इंक्विजिटिव होना नहीं चाहिए, मैं समझती हूँ। कोई कैसा भी, आपको क्या फर्क पड़ता है और आपको क्या मिल जाना है पूछ के कि भाई आप कहाँ से हैं, कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ पे ये मामला ना कि हमें फॉरेनर लोग देखे नहीं होते ज़्यादातर। हाँ, और तो उसकी वजह भी यही है कि हमारे हालात है कि अब आप पुराने ब्लैक एंड व्हाइट देखिए 60 उस वक्त फॉरेनर्स आते थे, हाँ, बीचेस पे फिरते थे, टांगों में सफर करते थे, अब नहीं आते हैं। अब पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री कहा जाता है। जब आपकी इंटरेक्शन ही नहीं होगी ह्यूमन टू ह्यूमन ना, तो लोगों में फिर ये शिद्दत पसंदी आती है। यही तो मैं आपको बता रही हूँ ना, हम बजाय आगे जाने के हम तो बहुत पीछे चले गए। 50-60s की आप मूवीज देखें या इवन पुरानी वो पीटीवी के कोई देख लीजिए, हाँ जी, बिल्कुल, उसमें कितने आराम से लोग आते थे, रहते थे, ट्रेवल करते थे। टूरिस्ट K2 पे चढ़ने के लिए बहुत टूरिस्ट आते थे यहाँ पे। और मैंने देखा कि प्रोबेबली 94-96 की बात है, साउथ अफ्रीका की टीम आई थी पाकिस्तान में, और ये वसीम अकरम और इमरान खान, इन्होंने टांगों पे बिठा के पूरा सियालकोट में उनको घुमाया। तो ऐसे ही है, हमारे कभी कस्टमर आए ना तो बेचारे कहते हैं हमें इतना अजीब लगता है, हम इधर एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो लोग हमें घूरना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई ब्लैक है तो वो उसको घूरेंगे, अगर कोई गोरा है तो उसको घूरेंगे, चाइनीज है उसको घूरेंगे। मतलब लोगों में इतनी घूरने की आदत हो गई है क्योंकि उन्होंने देखे नहीं होते फॉरेनर। बिल्कुल, ये बात, हाँ, ये शिद्दत पसंदी आ गई हमारे अंदर। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में आप पाकिस्तान की और बिलखुसूस सियालकोट की खवातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, मेरा मैसेज वही है जो मैं अपने लिए रोज़ अपने आप को भी ना जो करवाती हूँ, बार बार रिमाइंड अपने आप को, वो ये है कि हमें अपने अंदर ग्रैटिट्यूड पैदा करना चाहिए। ठीक है, ग्रैटिट्यूड गोज अ लॉन्ग वे, यानी शुक्रगुजारी का जज्बा, बिल्कुल, कनात, बिल्कुल। और जब आपके अंदर कनात आ जाती है ना, तो फिर आप बहुत एट ईज़ हो जाते हैं। अपने से नीचे देखें दुनियावी लिहाज से, और दीन और अखलाकी लिहाज से अपने से ऊपर के लोगों को देखें और उनसे इंस्पायर हों। और ये कि शिकवा शिकायतें ना करें। हम क्या होता है, हमारे अगर बच्चे के नंबर कम आते हैं ना, वो आते ही क्या, वो जो टीचर था ना वो फलाने को फेवरेट करता है, हाँ, उसकी वजह से मेरा हुआ, या फलाना टीचर मेरा खिलाफ हो गया, उसकी वजह से मैं। बचपन से ही ना हमने ब्लेम करना सीखा है। अपनी नाकामियाँ, अपनी शॉर्टकमिंग्स, अपनी जो कोताहियाँ होती है ना, उसके लिए हम किसी और को ब्लेम करते हैं। ये जी अमेरिका की साजिश है, फलाना ये हो गया, ये यहूदियों की साजिश है। कोई साजिश नहीं होती है, हम खुद कोशिश नहीं करते। क्या उनके पास इतना वक्त होता है साजिश करने के लिए? हाँ, तो बस यही ना, हम अपना काम छोड़ के तो हम ये आसान रास्ता ढूंढते हैं ना। तो इस पे मैं वही एक शेर है जो मैं हमेशा सुनाती हूँ कि शिकवाए जुल्मत शब से कहीं बेहतर है अपने हिस्से की कोई शम्मा जला के जाए। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, और उम्मीद है कि सियालकोट की खवातीन, बिलखुसूस जो वर्किंग लेडीज़ हैं, वो आपकी आरा से, आपके मशवरों से ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल करेंगी। और इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है कि विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स दिन रात तरक्की करें, और ये कि सियालकोट की खवातीन इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और अपनी आरा से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।